नमस्कार विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन में शास्त्रीय उपागम। और इस उपागम के समर्थक हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इस उपागम के विषय में जो विचार व्यक्त किए हैं वो हैं हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक। संगठन की जो शास्त्रीय विचारधारा है उसको पुरातनवादी विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा और परंपरावादी विचारधारा, यांत्रिक विचारधारा, औपचारिक विचारधारा या संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संगठन की शास्त्रीय विचार इस सदी की प्रथम 2 दशकों में, इस सदी का तो नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि जो 20वीं सदी थी उसके प्रथम 2 दशकों में इस विचारधारा का जन्म हुआ। लेकिन आज भी शास्त्रीय जो प्रबंध विचारधारा है वो प्रशासकों में भी विद्यमान प्रतीत होती है। और इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है शास्त्रीय विचारधारा की वो है कि संगठन के सिद्धांतों के निर्माण में विशेष चिंता, अर्थात ये इसमें ऐसे सिद्धांतों का वर्णन या ऐसे सिद्धांतों को आविष्कृत करने का प्रयास किया जाता है शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत, जो कि संगठन को प्रभावी रूप से संचालित करने में योगदान दे सके। इसमें कार्य विभाजन पूर्ण रूप से करने के आधार खोजने का प्रयास किया जाता है। समन्वय के तरीकों को इस पे बल दिया जाता है और विभिन्न परिस्थितियां जो संगठन के विभिन्न इकाइयों में अंतर संबंधों को विशेष महत्व देती हैं, जिससे कि संगठन एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। संगठन के शास्त्रीय विचारधारा या सिद्धांत जो है वो योजना का एक औपचारिक ढांचा माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार संगठन सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर निर्धारित उद्देश्य या कार्य के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की योजना बनाई जा सके और फिर उस पूर्व निर्मित जो भी संगठन निर्मित किया गया है वो योजना के अनुसार कार्य करने के लिए क्षमतावान या जो जिनमें उसकी योग्यता हो उस उद्देश्य को पूरा कर सके ऐसे लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान। और इस उपागम के अंतर्गत एक ऐसे इंजीनियर की छाप हो जो वैज्ञानिक सूक्ष्मता, तर्कपूर्ण संरचना तथा प्रत्येक कार्य का एक सर्वोत्तम तरीका और सभी भागों को एक समन्वित दिशा में अग्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो विशेष महत्व दिया जाता है शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत वो ये था कि संगठन जो निर्मित किया गया है उसमें किस प्रकार से कार्यों का विभाजन किया जाए, उसमें किस प्रकार से समन्वय की स्थापना की जाए और किस प्रकार से उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की, तकनीकिज्ञों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस बात पर अधिक बल दिया जाता था। इस प्रकार के उपागम की जो शास्त्रीय उपागम है उसकी अगर हम विशेषता बताएं तो प्रमुख रूप से इसकी 4 विशेषताएं हैं इस शास्त्रीय उपागम की। पहला है कार्य विभाजन, दूसरा है पद सोपान, तीसरा है निर्वैयक्तिकता और चौथा है कार्यकुशलता। अब मैं यहाँ इन चारों जो विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। जो पहला कहा जाता है कार्य विभाजन। इस शास्त्रीय विचारधारा का ये मानना है कि यदि कार्य का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया जाए तो लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो कार्य विभाजन के आधार पर जिन लोगों को जो कार्य दिया जाएगा उस कार्य को पूरा करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कार्य विभाजन आवश्यक था। दूसरा इस विचारधारा का ये मानना था कि पद सोपानात्मक व्यवस्था। पद सोपान सबसे पहले हमें समझ लें, पद सोपान कहते किसे।
पदों की क्रमबद्ध श्रृंखला को पद सोपान कहा जाता है, जिसमें कि संगठन में उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक पदों की श्रृंखला बनाई जाती है उनकी योग्यता एवं दक्षता के आधार पर, और उन विभिन्न पदों को कार्य सौंप दिया जाता है कि कौन सा पदधारी व्यक्ति क्या कार्य करेगा। तो जब कहते हैं कि इस तरह के जब क्रम स्थापित कर दिया जाएगा संगठन में, तो संगठन के लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, अपने आप उसमें सरलता से संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे। तीसरी जो शास्त्रीय विचारधारा की जो विशेषता बताई है वो है निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया, व्यक्ति को एक मशीन माना गया, एक यंत्र माना गया, और ये स्वीकार किया गया कि व्यक्ति को जो भी कार्य सौंपा जाएगा वो करेगा। इसमें उसकी भावनाओं का, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी समस्याओं का कोई भी स्थान इसमें नहीं था। वो निर्व्यक्तित्व, व्यक्ति को एक मशीन माना गया और ये कहा गया कि व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जाएगा वो व्यक्ति कार्य करेगा। तो और चौथी विशेषता ये बताई गई शास्त्रीय सिद्धांत की कि कार्यकुशलता। इनका ये मानना था कि जब संगठन में कार्यों का विभाजन कर दिया जाएगा, पद सोपानात्मक आधार पर और सभी में कार्यों का विभाजन और पदों की एक उच्च और निम्न की व्यवस्था कर दी जाएगी, सभी के दायित्व सौंप दिए जाएंगे, और साथ में ही अगर दायित्व सौंप दिए जाएंगे तो कार्यकुशलता संगठन में स्वतः आ जाएगी, क्योंकि सभी अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे। यहाँ हमने देखा कि जो शास्त्रीय विचारधारा है उसके अंतर्गत विशेष जो हमें देखने में आया वो है निर्वैयक्तिकता, यानी कि व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं या उसके कार्यक्रम में जो समस्याएं हैं उनको कोई स्थान नहीं दिया गया था। और जो शास्त्रीय विचारक थे उनके अनुसार संगठन मूलतः एक औपचारिक संरचना मानी गई, और उसमें ये कहा गया कि कुछ सिद्धांतों की सहायता से विशेषज्ञ जो योजना का निर्माण करते हैं उस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है सरलता से। उसके लिए ये चारों ही तत्व जैसे कार्य विभाजन, पदसोपानात्मक व्यवस्था अगर कर दी जाएगी तो निर्वैयक्तिक रूप से उस संगठन के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। और प्रमुख रूप से हम देखें तो ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है दो धारणाओं पर आधारित है। एक तो संगठन के मौलिक सिद्धांत अथवा आदर्श इतने सर्वविदित हैं कि किसी प्रकार के प्रयोजन अथवा कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाना विशेषज्ञों के लिए संभव है। और जो दूसरी धारणा है वो ये है कि कार्मिक अथवा स्टाफ की नियुक्ति करने से पहले संगठन की योजना पर विचार किया जाना चाहिए। ये दो मेन धारणाएं हैं जिसपे ये दो दृष्टिकोण कह सकते हैं जिन पर हमारा शास्त्रीय सिद्धांत या हम शास्त्रीय उपागम का कह सकते हैं कि वो इस पर निर्भर हैं। संगठन के अगर शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादकों की बात करें तो इसमें हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक का योगदान विशेष रूप से माना जाता है। इन्होंने मुख्य रूप से औपचारिक संगठन के सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया। इन्हीं सामान्य सिद्धांतों को आमतौर पर संगठन का प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने संगठन में काम करने वाले लोगों की भूमिका की अपेक्षा संगठन की संरचना को अधिक महत्व दिया। इन्होंने औपचारिकता पर अधिक ध्यान दिया और व्यवहारिकता पर कम ध्यान दिया। सबसे बड़ा हम इसका ये कह सकते हैं कि ये कमी है, और इस शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांतों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। इनका ये मानना था कि जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की अगर पालना की जाएगी तो संगठन अवश्य रूप से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। जैसे हेनरी फेयोल ने प्रशासन के लिए 14 सिद्धांत बताए, जिसमें कि 5 बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना था सिद्धांत। और 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से थे? योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ये इन्होंने महत्वपूर्ण 14 सिद्धांतों में 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने कि इसके द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और इसी क्रम में अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि जैसे लूथर ग्यूलिक हैं जो कि शास्त्रीय विचारधारा के मेन वो हैं
विचारक हैं, उन्होंने पोस्ट कॉर्प को ही विशेष योगदान बताया है और उनका ये कहना था कि अगर पोस्ट कॉर्प की पालना की जाएगी तो संगठन अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकता है। और पोस्ट कॉर्प का जैसे कि और दूसरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी पोस्ट कॉर्प का डिटेल पूरा क्या है। ये पोस्ट कॉर्प POSTCORB से बना हुआ है, जिसमें CO को कंबाइंड कर दिया गया है और बाकी सभी से एक एक शब्द बनते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने का बताया था लूथर गुलिक महोदय ने। और इनके अलावा जैसे उर्विक है, उर्विक ने भी बताया है, इन 8 सिद्धांत बताए हैं प्रशासन के। और इन 8 सिद्धांतों में अगर हम कहें तो जैसे उद्देश्य का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, मतलब इस तरह से 8 सिद्धांतों को इन्होंने भी बताया है और कहा कि ये प्रशासन के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इस सिद्धांतों की अगर पालना की जाएगी तो प्रशासन अवश्य ही अपने सिद्धांतों के आधार पर कार्यकुशलता पूर्वक लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। और अगर हम कहें कि यद्यपि इस काल में सिद्धांतों पर अधिक बल दिया गया, लेकिन इसकी व्यावहारिकता पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसी क्रम में हर्बर्ट साइमन ने इसकी कटु आलोचना भी की है शास्त्रीय सिद्धांत की। इनका कहना है कि शास्त्रीय सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि किस विशेष स्थिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें मात्र कहा है। और सुब्रमण्यम ने भी इसी क्रम में कहा है, उनकी आलोचना करते हुए, कि शास्त्रीय विचारकों का अपने सिद्धांतों में प्रबंध की ओर झुकाव प्रदर्शित होता है। ये केवल प्रबंध की समस्याओं के विषय में चिंतित थे, न कि प्रबंध तथा व्यक्तियों से संबंधित अन्य संगठनात्मक समस्याओं के विषय में। इनका ये मानना था कि इस सिद्धांत को व्यक्तिपरक कहकर भी इसकी आलोचना की गई, क्योंकि यह एक संकुचित विचार है जो व्यक्तियों को संगठन में उनके साथियों से अलग रखकर निरीक्षण करता है। और ये सिद्धांत जो है ये कार्य करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कार्य के विषय में अधिक चिंतित है और इसने मानव तत्व और व्यवहार को कम महत्व दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो मानवीय तत्व है इस शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत उसकी उपेक्षा की गई है और इसमें मानव का व्यवहार और मानव के आपसी संबंध, मानव की समस्याएं, मानव का सामाजिक पर्यावरण, ऐसे तथ्यों का इस उपागम के अंतर्गत अनदेखा किया गया है। तो लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है उससे संगठन के संबंध में कुछ निश्चित सिद्धांत उस समय उभर कर आए जो कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं, एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया था उनकी यदि पालना की जाए तो वर्तमान समय में भी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय जो भी सिद्धांत निर्मित किए गए और व्यक्तियों की उपेक्षा की गई इसलिए सिद्धांत उचित नहीं है। वो सिद्धांत वर्तमान समय में भी उचित है, प्रासंगिक है। उन सिद्धांतों की पालना की जानी चाहिए और उस सिद्धांतों के आधार पर संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उसके पूरक के रूप में मानवीय संबंधों को भी समझा जाना चाहिए। उस सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जिसमें प्रशासन कार्य करता है। इसके अलावा कुछ और विचारकों ने जो दिया है शास्त्रीय सिद्धांत के पक्ष में, उनका ये कहना है कि जो प्रशासन एक ऐसा कार्य है जिसकी बुद्धिपरक खोज आवश्यक है, जिसमें कि मानवीय तत्वों को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो शास्त्रीय विचारधारा है भले ही प्राचीन विचारधारा है, लेकिन वो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। बस उसके पूरक के रूप में सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।